फलता फूलता और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से घिरा हुआ, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से जुड़ा हुआ देश अफगानिस्तान जिस पतन की तरफ अग्रसर है, जिस पतन तक पहुंच चुका है, वह यह बात हमारी तरफ इशारा करती है कि चरमपंथ की कोई चरम सीमा नहीं होती है और चरमपंथ का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। जिस प्रकार से तालिबानियों ने 15 अगस्त 2021 में इस्लामीकरण के नाम पर, इस्लामिक शुद्धिकरण के नाम पर सत्ता पर कब्जा किया अफगानिस्तान की, उसके बाद आईएस के, या जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान कहते हैं, वह भी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए उससे भी कठिन और उससे भी ज्यादा चरमपंथ की बात करता है, उससे भी ज्यादा लोगों को इस्लामीकरण, इस्लामी शुद्धिकरण की बात करता है। वह इस बात की तरफ प्रामाणिक तौर से इशारा करती है कि जिसे मैंने शुरू में कहा कि चरमपंथ का कोई चरम नहीं होता है। आज इन्हीं बिंदुओं को हम अपने देश की राजनीति में, अपने देश की व्यवस्था में भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहीं हम भी चरमपंथ की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। हर रविवार को किसी न किसी विषय पे आप लोगों के सामने आता हूं, चर्चा करता हूं और हम लोग मिल करके एक बात समझने का प्रयास करते हैं, एक निहितार्थ तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में भी कुछ विचारधाराओं को लेकर के लोग एकजुट होने का प्रयास करते हैं, उसे जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, और जब उसी विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उसी विचारधारा के विरुद्ध बोलता है तो एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ज्यादा पहेलियां न बुझाते हुए मैं आपको मुद्दे की बात करता हूं। वर्तमान सरकार गोरक्षा को लेकर के, गोवंश को लेकर के कितना सतर्क, कितना सहज है, उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से गोकशी के नाम पर, गो तस्करी के नाम पर अनेकों नेक लोगों की हत्याएं कर दी गई, और जुनैद और उसके एक ताजा उदाहरण, जहां पर उन्हें भरतपुर से किडनैप करके गो तस्करी के नाम पर उनको बोलेरो जी की जीप में उनके जला करके मार दिया जाता है। यह घटना इस तरफ इशारा करती है कि कहीं हम गोरक्षा के नाम पर हत्याओं को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। यदि वाकई में गोरक्षा की बात की जाती तो आप समझ सकते हैं कि मेघालय के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से खुले मंच से कहते हैं कि भाजपा में कहीं पर भी गोवंश की हत्या और गोकशी और गो मांस खाने पर रोक नहीं है। एक तरफ ऐसी विचारधारा के लोगों को पोषित करने का प्रयास किया जाता है मेघालय जैसे राज्य में सत्ता स्थापित करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ गोवा जैसे राज्यों में खुलेआम गो व्यापार किए जाते हैं। गोवंशों की हत्या करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट किया जाता है, और एक तरफ ऐसे लोगों की इस शक के आधार पर हत्या की जाती है कि कहीं वो गो तस्कर तो नहीं है। यह भी एक चरमपंथ की तरफ इस देश को ले जाने का तरीका बताता है। जिस प्रकार से छोटी छोटी बातों पर नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और बड़ी बड़ी धर्म संसदों में भयानक और घृणास्पद बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, यह इस तरफ भी इशारा करता है कि हम चरमपंथ में आगे बढ़ते हैं, और जब अपना ही चरमपंथ अपने ही विरोध में खड़ा हो जाता है तो हम उसके पक्ष में भी खड़े हो जाते हैं। एक आम नागरिक का यह कर्तव्य बनता है लोकतांत्रिक राष्ट्र में कि वह सही को सही और गलत को गलत कह सके। यदि तुम्हारा वाला सही है तो मेरा वाला भी सही है, यदि मेरा वाला गलत है तो तुम्हारे लिए भी वह गलत होना चाहिए। लोकतंत्र में आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि वास्तविक शासक जो होता है, वास्तविक जो राजा होता है, वह लोग होते हैं। हम किसी व्यक्ति को, किसी विचारधारा को, किसी संस्था को, किसी दल को अपने मत देते हैं इस आधार पर कि आप सरकार चलाइए, देश में व्यवस्था और कानून का राज स्थापित करिए। हम इतनी शक्ति किसी सत्ताधीश को नहीं दे सकते हैं कि वह अब मनमानी हरकतें करने लगे और वह उचित अनुचित का भेद मिटा करके अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए
अपने मन वाली करवाने लगे। हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, लॉ के हिसाब से ही देश की कानून व्यवस्था चलनी चाहिए। और हमारे जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है छोटी छोटी बातों पर, और बाद में कोर्ट के माध्यम से उन्हें जमानत दी जाती है, और बड़े बड़े मामलों को आरोपियों को जेल में डाल दिया जाता है, और सालों साल उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है, और मात्र आरोप के आधार पर उन्हें जेलों में रखा जाता है। और जब ये मामले कोर्ट के सामने जाते हैं तो कोर्ट इन मामलों को प्रथम दृष्टया ही निरस्त और खारिज कर देती है। लेकिन इस बीच जो कई वर्षों की जेल में यातनाएं सहने वाला व्यक्ति अपने जीवन का एक अमूल्य समय जेल में व्यतीत कर देता है, वह कभी उसके लिए वापस नहीं आता है। यह लोकतंत्र पर एक गहरा सवाल है। यह सवाल खड़ा होता है कि आप किसकी तरफ हैं? आप लोकतंत्र की तरफ हैं, आप व्यवस्था की तरफ हैं, या उस व्यवस्था की तरफ हैं जो मनमानी व्यवस्था बनाने के लिए किसी भी तर्क को अपने पक्ष में गढ़ लेने में सक्षम होती है। हमें समझना होगा एक विवेकशील प्राणी, एक विवेकशील नागरिक के रूप में, क्योंकि जिम्मेदारी आपसे शुरू होती है और कहीं न कहीं खत्म आप पर ही होती है। जिस प्रकार से प्रजा होगी, लोकतंत्र में राजा भी उसी प्रकार का होगा। यदि प्रजा संकीर्ण विचारधाराओं को लेकर के चलने वाली होगी, छोटी छोटी बाधाओं पर उद्वेलित हो जाने वाली होगी, उसका मान मर्दन हो जाएगा, तो उस देश में अडानी जैसे बड़े बड़े कांड हो जाएंगे, लेकिन उनकी कोई जांच एजेंसी जांच करने का साहस नहीं जुटा पाएगी। हजारों लाखों करोड़ स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं मिलेगा। वहीं दूसरे छोटे छोटे मामलों में, छोटे छोटे गानों पर, छोटे छोटे प्रचार पर, छोटे छोटे वक्तव्य पर, थोड़े थोड़े विज्ञापनों पर लोग इस तरीके से आक्रोशित हो जाएंगे कि लगेगा कि देश ही पलट गया है, देश ही की दिशा बदल गई है। आपको समझना होगा कि आखिर 1 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी अडानी समूह चुप क्यों है? क्यों नहीं हुआ हिंडनबर्ग के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाता है? क्यों नहीं उनके विरुद्ध जांच के लिए, उनके विरुद्ध मुकदमे के लिए अमेरिका से लेकर के भारतीय न्यायालयों में अपनी दावे प्रस्तुत करता है? कहीं न कहीं इस बात की सच्चाई जरूर है कि हिंडनबर्ग ने जिस मजबूती के साथ अपनी बात रखी है, उसमें सच्चाई अवश्य है। एक बात मैं जाते जाते आपसे कहना चाहता हूं, क्या यदि हमारे देश में कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई विचारधारा इस देश के लोगों को लूटने का प्रयास करती है, या लूटने में सक्षम या सफल होती नजर आती है, और कोई विदेशी संस्था या आपको बताती है कि आपके देश में फला संस्था, फला व्यक्ति, फला विचारधारा, फला लोग, फला पूंजीपति आपके साथ अन्याय कर रहा है, तो क्या इस आधार पर हम अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करेंगे कि वह संस्था विरोधी है और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण विदेशी साजिश का हिस्सा है और यह हमारे देश के ऊपर हमला है? आप खुद सोचिए कि वास्तविक हमला आपकी जेबों पर हो रहा है, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, बेकारी की वजह से, और समाज में लगातार बढ़ते वैमनस्य और मतभेदों से मनभेदों की तरफ बढ़ते हुए कारणों की वजह से। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ इतना संदेश होता है कि आप जागरूक बनिए, समझदार बनिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए। यह भी सोचिए जिस प्रकार से सरकारी कंपनियों के पैसों को, सरकारी बैंकों के पैसे को, एलआईसी के पैसे को राजनीति के नाम पर, अच्छे संबंधों के नाम पर लोन के रूप में दिया जाता है और वो पैसा डूब जाता है, और ये बड़ी बड़े कॉर्पोरेट, बड़े बड़े उद्योगपति उन पैसे को चट कर जाते हैं और अंत में अपना बोरिया बिस्तर बांध करके इस देश से ही 9-2-11 हो जाते हैं। तो कितना घाटा, कितना नुकसान इस देश का होता है। आपकी जेब से उस पैसे को भरा जाता है, आप लाखों करोड़ के टैक्स के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के हिडन टैक्सन के माध्यम से, सरचार्ज के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से उनकी भरपाई करते हैं और आप कमजोर होते जाते हैं, और इस कमजोरी में देश कमजोर होता है, और जब देश कमजोर होता है तो देश नए रिक्रूटमेंट्स देने में सक्षम नहीं होता है। एक पीढ़ी बेरोजगारी की शिकार हो जाती है और एक आने वाली पीढ़ी पेंशन के लिए संघर्ष करती है, रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन तक नहीं मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ लाखों करोड़ों का बंटा ढाल करके, अपने पैकअप करके बड़े उद्योगपति दूसरे देशों में चले जाते हैं। आपको इन सब बातों को समझना होगा, एक एक रेसे रेसे को समझना होगा, क्योंकि लोकतंत्र के असली मालिक
आप हैं, हम लोग हैं, वी आर पीपुल ऑफ द इंडिया। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। आपका मतभेद कहीं पर भी होगा तो टिप्पणी के माध्यम से मुझ तक प्रेषित करिएगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगेगी तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए अपनी बातें मुझ तक प्रेषित करिएगा। विदा लेता हूं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।